जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर मेहला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एन गिफ्ट और सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन एक महान सम्राट था और उसकी कुछ उपाधियां हमने देखी थी। और उसी कड़ी में हम एक बार फिर से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी लेते हैं कि उसकी क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी और क्या सा उसकी भूमि कर की व्यवस्थाएं थी। और उसके समय के जो अभिलेख हमें मिले हैं, जो उसके समय की मुद्राएं हमें मिली हैं, वो हमें देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हमें पता है कि हर्षवर्धन एक साहित्यकार सम्राट था और वह 606 ईस्वी में राजा बना था। हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। दोस्तों, ये पुष्यभूति वंश का राजा था हर्षवर्धन। और मेरी तरह एक बलशाली राजा था हर्षवर्धन, जिसने आसपास के सभी राजाओं को हरा दिया था, यानी सबके बांस दे दिया था, ये समझिए आप। और इसलिए इसका बांस खड़ा अभिलेख हमें मिलता है। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था दोस्तों। तो इसकी राजधानियां जो थी वो पहले थानेश्वर थी। थानेश्वर हरियाणा में थी। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज। कन्नौज जो इसकी बहन राजश्री का ससुराल था। दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं हर्षवर्धन की उपाधियां। और उपाधियों में पहली उपाधि आती है इसकी शिलादित्य। दोस्तों, इसकी एक मुद्रा मिली है, उस मुद्रा में इसका उल्लेख शिलादित्य सम्राट के रूप में हुआ है। इसके अलावा ये स्वयं एक साहित्यकार था, इसलिए विद्वानों ने, इतिहासकारों ने हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट कहा है। इसके बाद हम बात करें तो हर्षवर्धन को हर्षछत्री में चतुर समुद्राधिपति, यानी जो चारों समुद्रों का अधिपति है, हर्षचरित में बाण भट्ट ने ऐसा उल्लेख किया है। तो हर्षवर्धन की हम बात करें तो हर्षवर्धन एक साहित्यकार सम्राट था और यूरोपीय लेखकों ने इसे हिंदू काल का अकबर भी कहा है। और हर्षवर्धन की हम बात करें तो यह अंतिम हिंदू काल का महान शक्तिशाली राजा था। हर्षवर्धन साहित्यकार सम्राट था। इसकी 3 रचनाएं, कितनी रचनाएं? 3 रचनाएं। ये स्वयं साहित्यकार था। और इसकी प्रियदर्शिका, इसकी रत्नावली, कौन सी वली? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों ही हर्षवर्धन की क्या थी दोस्तों? रचनाएं। तो आप बताइए पहली रचना कौन सी है? नागानंद। दूसरी कौन सी है? रत्नावली। और तीसरी कौन सी है? प्रियदर्शिका। तो दोस्तों, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ध्यान रखना, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और ये तीनों ही रचनाएं दोस्तों इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। और इनकी लिपि है ब्राह्मी। इनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और भाषा है संस्कृत। ध्यान दीजिए इधर। इनके दरबार में कौन रहता था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट स्वयं एक साहित्यकार था, विद्वान था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हर्षचरित और दूसरी है कादम्बरी। कादम्बरी, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? बाणभट्ट की रचनाएं हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के समय में एक विदेशी यात्री भी आया था। नाम आपने सुना था, उसका क्या था? हवेन सांग। कौन सा सांग? हवेन सांग। वैसे इसका नाम क्या था? ध्यान दीजिए इधर। इसका नाम था युआन चुआंग। और इसकी रचना थी दोस्तों शियुकी। इसकी रचना कौन सी थी? हमने देखी, शियुकी। पाश्चात्य संसार के लेख। हवेन सांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। और हवेन सांग के समय में, जब हवेन सांग आया नालंदा में, उस समय वहां का जो आचार्य था वो शीलभद्र था। ध्यान रखना, हवेन सांग जिस समय आया था, ये जिस समय हर्षवर्धन के समय में आया, उस समय दोस्तों नालंदा में आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शीलभद्र। और दोस्तों, हवेन सांग की हम बात करें तो ये जिस समय आया था उस समय भारत में हर्षवर्धन सम्राट थे। तो वैसे ही इनके समकालीन, हर्षवर्धन की समकालीन
चीन के सम्राट कौन थे? तो चीन के सम्राट थे, चीन सम्राट कौन था? ताई सुंगे। चीन सम्राट कौन थे दोस्तों? वो थे हमारे ताई सुंग। ताऊ त्याग की चला गया, अब कौन आ गया? ताऊ ताई सुंग, ताई आ गई, ताई ताई ह्वेनसांग जब भारत आया, हर्षवर्धन यहाँ का सम्राट और चीन का सम्राट, जिसके दरबार में हर्षवर्धन ने राजदूत भेजा था, याद आपको? आप गए थे 641 ईस्वी में ताई के पास चीन, हर्षवर्धन के समय में 641 ईस्वी में इसने दूत भेजा था, याद रखना। तो चीन के सम्राट ताइसुंग के पास दूत भेजने वाला भारतीय सम्राट कौन था? वो हर्षवर्धन था दोस्तों। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमारे हर्षवर्धन की हम बात करें तो अब हम इनके जो बातें हो गई हैं, इसके अलावा हर्षवर्धन की कुछ प्रशासनिक जानकारियां हम लेंगे। और उन्हीं प्रशासनिक जानकारियों में अगर हम देखें दोस्तों तो हमें पता है कि हर्षवर्धन की उपाधियां आपको याद रखनी है। और अब मैं आपको हर्षवर्धन के अभिलेखों के बारे में और इसकी बात हम करें तो दोस्तों हर्षवर्धन के 2 अभिलेख मिले हैं हमें। कितने अभिलेख? 2 अभिलेख, ध्यान दीजिए इधर। पहली बात तो हम हर्षवर्धन की क्या देख रहे हैं? अभिलेख। और दूसरी बात है हम इसकी क्या देख रहे हैं? सिक्के यानी मुद्रा। हर्षवर्धन के समय में हमें कौन सी मुद्राएं कहां से मिली? अभिलेख की हम बात करें, अभिलेख दोस्तों 2 हैं। एक अभिलेख है बांसखेड़ा, कौन सा खेड़ा? बांसखेड़ा। और दूसरा है दोस्तों मधुबनी, दूसरा कौन सा है? मधुबनी। दोस्तों ध्यान दीजिए, मधुबनी भी यहाँ से मऊ यूपी में एक जगह है, वहां से मिला है। और ये बांसखेड़ा ये यूपी में एक जगह है शाहजहांपुर, वहीं से मिला है। ये भी कहां पर है दोस्तों? यूपी में। अब हम बात करें, इसकी तिथि हमें 628 ईस्वी मिलती है और इसकी तिथि हमें 631 ईस्वी मिलती है। तो दोनों की बात हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, जो हर्षवर्धन के हस्ताक्षर, सीधा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्या होने जा रहा है? खड़ा होने जा रहा है कि हर्षवर्धन के हस्ताक्षर वाला अभिलेख कौन सा है? तो बांसखेड़ा। कौन सा खेड़ा? बांसखेड़ा। हर्षवर्धन ने बांस दे दिया था मधुबन में, यानी आसपास के सभी राजाओं को हराकर एक 76 सकलोत्तरपथ हमने बात की थी, याद आपको? सकलोत्तरपथ ये उपाधि है कि समस्त उत्तर भारत का सम्राट, सकलोत्तरपथ। इसका मतलब लगभग उत्तर भारत के राजाओं को इसने क्या दिया था दोस्तों? बांसखेड़ा और मधु के वन में। बांसखेड़ा और मधु के वन में, याद रह जाएगा। याद रखने के लिए बता रहा हूं, बांसखेड़ा और मधु के वन में। और कौन था शक्तिशाली सम्राट? हर्षवर्धन। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों बांसखेड़ा में हमें हर्षवर्धन के हस्ताक्षर भी मिलते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बांसखेड़ा की अगर हम बात करें तो बांसखेड़ा में अशोक की हमें प्रशासनिक जानकारियां भी मिलती हैं। प्रशासनिक जानकारियां भी हमें कहां से मिलती है? बांसखेड़ा से। और मधुबनी ये भी अशोक का यूपी से मिला एक अभिलेख था। अब हम बात कर रहे हैं अशोक की कालीन जो हमें सिक्के मिले थे, जो हमें मुद्राएं मिली हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें अशोक के समय की नालंदा से मिट्टी की मुद्राएं मिली हैं और प्लस में साथ में तांबे की मुद्राएं भी मिली है। ध्यान रखना दोस्तों, नालंदा से ताम्र मुद्राएं। और वेरी इंपॉर्टेंट यहां से जो मिली है वो है मिट्टी की मुद्राएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दूसरा आ रहा है हमारा सोनीपत हरियाणा। सोनीपत ये कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में। और यहां से जो मुद्राएं मिली है दोस्तों वो ताम्र मुद्राएं हैं। वो कौन सी मुद्राएं हैं? ताम्र मुद्राएं हैं। और इन्हीं ताम्र मुद्राओं पर, सोनीपत हरियाणा की मुद्राओं पर लिखा हुआ है क्या? हर्षवर्धन। क्या लिखा दोस्तों? हर्षवर्धन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए कि हमें किस हर्षवर्धन की कौन सी स्थान से मिली मुद्राओं पर उसका नाम अंकित मिलता है। तो वो है सोनीपत हरियाणा से ताम्र मुद्राएं मिली हैं और उन पर लिखा हुआ है हर्षवर्धन। इसके बाद दूसरा हम जा रहे हैं और वो स्थान है भिटोरा। भिटोरा ये स्थान है दोस्तों, भिटोरा। यहाँ से हमें, ये यूपी में है, यहाँ से हमें रजत मुद्राएं मिली हैं।
कौन सी मुद्राएं? रजत मुद्रा। और इन रजत मुद्राओं पर क्या लिखा हुआ है? शिलादित्य लिखा हुआ है दोस्तों। इन मुद्राओं पर क्या लिखा हुआ है? शिलादित्य सम्राट। कौन है? हर्षवर्धन। ये भी हमें इन्हीं मुद्राओं पर मिला है। इसके अलावा एक और मुद्रा है, वो हमें मिली है, और वो है स्वर्ण मुद्राएं। वो कौन सी मुद्राएं हैं दोस्तों? स्वर्ण मुद्राएं। और इन स्वर्ण मुद्राओं की हम बात करें तो ये मिली है हमें फर्रुखाबाद से। कहां से मिली है दोस्तों? फर्रुखाबाद से। स्वर्ण मुद्राएं हर्षकालीन, हर्षवर्धन कालीन स्वर्ण मुद्राएं फर्रुखाबाद से मिली है दोस्तों, ध्यान रखना। और इन स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो इन पर हमें शिव पार्वती किस पर सवार हैं? नंदी पर सवार हैं, ऐसी मुद्राएं अंकित है दोस्तों, ध्यान रखना। तो हर्षवर्धन कालीन शिव पार्वती नंदी पर सवार ऐसी मुद्राएं हमें मिली हैं, स्वर्ण मुद्राएं फर्रुखाबाद से। इसके अलावा नालंदा से हमें मिट्टी और ताम्र मुद्राएं मिली हैं। सोनीपत हरियाणा से ताम्र मुद्राएं मिली हैं, जिन पर हर्षवर्धन नामक उल्लेख मिलता है। इसके बाद भिटोरा, ये भी यूपी में है, और यहाँ से हमें जो मिली है रजत मुद्राएं, इन पर क्या लिखा हुआ है? शिलादित्य। इसका मतलब हमें ये जानकारी मिलती है कि इस समय यहाँ पर कोई हर्षवर्धन नाम का, कोई शिलादित्य नाम का सम्राट शासन किया करता था। तो इस आधार पर हमने ये हर्षवर्धन की उपाधियां दी हैं। शिलादित्य सम्राट, हर्षवर्धन, साहित्यकार सम्राट, और शकलोत्तरापद सम्राट, और चक्र समुद्राधिपति सम्राट हर्षवर्धन। अब इनके समय की, हर्षवर्धन के समय की हमें जो कर प्रणाली है वो 3 प्रकार से मिलती है दोस्तों। कर प्रणाली में कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। ध्यान दीजिएगा, कर प्रणाली में कितने हैं? 3। पहला है भूमि कर। दोस्तों भूमि कर का ही दूसरा नाम क्या है? भाग कर। और ये इसके अंदर क्या था दोस्तों? इसमें इनको उपज का 6वां हिस्सा देना पड़ता था। ये कृषकों से लिया जाने वाला एक सामान्य कर था, भूमि कर, भाग कर। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों दूसरा है, और वो है हमारा हिरण्य कर। कौन सा कर है दोस्तों? हिरण्य कर। और हिरण्य कर ये एक व्यापारिक कर था, ये मुख्यतः व्यापारियों से लिया जाता था। और तीसरा हमारा कर था, वो था हमारा बलि कर। और दोस्तों बलि कर से आप समझ गए ये एक धार्मिक कर था। बलि कर से हम क्या समझे कि ये एक धार्मिक कर था। बलि कर, बलि चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जाती है, इसका मतलब ये धार्मिक कर था। बलि चढ़ाई जाती है, इसका मतलब ये धार्मिक कर था। तो ध्यान दीजिए, भूमि कर, भाग कर ये कृषि का 6वां हिस्सा लिया जाता था। हिरण्य कर ये व्यापारियों से लिया जाता था। और बलि कर ये एक धार्मिक कर था। धार्मिक कर, बलि कर ये हर्षकालीन कर थे। और हर्षकालीन 2 अभिलेख हमने देखे हैं। मुख्यतः इसके 2 अभिलेख हमें मिलते हैं, ध्यान रखना भाई। एक बांसखेड़ा अभिलेख में शाहजहांपुर यूपी से हर्ष के हस्ताक्षर युक्त अभिलेख मिला है, ध्यान दें। और दूसरा मधुबनी यूपी से। तो बांसखेड़ा, मधुबनी दोनों शिलालेखों का संबंध, अभिलेखों का संबंध किससे है? हर्षवर्धन से है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मुद्राएं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नालंदा की मुद्राएं, मिट्टी की मुद्राएं हैं। सोनीपत की ताम्र मुद्राओं में हर्षवर्धन लिखा हुआ है। और भिटोरा यूपी की रजत मुद्राओं पर शिलादित्य लिखा हुआ है। तो इसके अलावा स्वर्ण मुद्राएं पर शिव पार्वती नंदी पर सवार ऐसी मुद्राएं हमें देखने को मिलती हैं फर्रुखाबाद में। दोस्तों इतिहासकार ये बताते हैं कि हर्षवर्धन जो कन्नौज का शासक था, उसने कन्नौज में और प्रयाग में धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। एक धर्म संसद का आयोजन करवाया था। बहुत से देश और विदेश से धार्मिक विद्वान इन धर्म संसदों में भाग लेने के लिए आए थे। और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जो कन्नौज का धर्म सम्मेलन था, उस धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष हवेन सांग को बनाया गया। और दूसरी बात, जो प्रयाग में धर्म सम्मेलन हर्षवर्धन ने किया था, उसमें बताते हैं इतिहासकार कि उसने अपने कपड़ों को छोड़ के, शरीर के कपड़ों को छोड़कर सब कुछ दान में दे दिया था। सब कुछ दान में दे दिया। ऐसा दानवीर सम्राट भी हर्षवर्धन था। इसीलिए उसको, हर्षवर्धन को हम महातीर भी कहते हैं। हर्षवर्धन को हम क्या भी कहते हैं? महातीर, क्योंकि उसने अपना सब कुछ क्या कर दिया? दान कर दिया। इसलिए इसको हम क्या भी कहते हैं दोस्तों? महातीर भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें तो हर्षवर्धन हिंदू काल का अकबर था। और हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इसने लगभग उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमाया था। अब हम हर्षवर्धन की अंतिम बात कर रहे हैं, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। तो दोस्तों हर्षवर्धन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट जो हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था में वो हमारे सामने आती है। और वो हमें बांसखेड़ा के अभिलेख से प्राप्त होती है। और उसकी हम बात करें तो बांसखेड़ा के अभिलेख की
तो उसमें दोस्तों इसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें सबसे पहला जो अधिकारी है, अधिकारी और उसका पद, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बांसखेड़ा अभिलेख की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अधिकारी है अवंती। और अवंती किसको कहते हैं? विदेश मंत्री को। अवंती किसको कहते हैं? विदेश मंत्री को, क्योंकि ये युद्ध और शांति का मंत्री था। युद्ध और शांति का मंत्री वही क्या है? विदेश मंत्री। भाई जयशंकर है हमारे वर्तमान में, तो युद्ध और शांति दोनों काम उन्हीं के हैं, तो इसलिए विदेश मंत्री को क्या कहते थे? अवंती। इसके बाद में सिंहनाद। सिंहनाद, सिंहनाद किसको कहते थे? सेनापति को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सिंहनाद, सिंह की तरह दहाड़ने वाला। कौन दहाड़ेगा? सेनापति। तो सेनापति सिंह की तरह दहाड़ेगा, सेनापति सिंह की तरह दहाड़ेगा, सिंहनाद सेनापति। इसके बाद में तीसरा है कुंडल। ये कुंटल या कुंडल, ये दोस्तों अशोक सेना का प्रमुख था। अशोक सेना का प्रमुख। और अब वेरी इंपोर्टेंट, हमने गुप्त काल में स्कंदगुप्त पढ़ा, याद है? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। लेकिन यहाँ पर ये स्कंदगुप्त एक पद है और ये हस्ती सेना का प्रमुख था। ये हस्ती सेना का प्रमुख था, हस्ती सेना का प्रमुख था। स्कंदगुप्त किसका प्रमुख था? हस्ती सेना का प्रमुख था स्कंदगुप्त। हमें पता है स्कंदगुप्त ने हुनों को मार भगाया था गुप्त काल में। आप इतिहास पढ़ते हैं तो हुनों को गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने भगा दिया। यहाँ स्कंदगुप्त हर्षवर्धन के समय में जो पदाधिकारी है वो हाथियों को कंट्रोल में कर रहा है, हाथियों को कंट्रोल में कर रहा है। और एक अंतिम जो पदाधिकारी थे वो थे भिंड। वो क्या थे दोस्तों? भिंड। और भिंड, ये जो भिंड होता था ये सम्राट का प्रधान सचिव होता था दोस्तों, ध्यान रखना। भिंड कौन होता था? भिंड, 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 भिड़ना। भाई सम्राट से हर बात पे भिड़ना, ये कौन कर सकता है? प्रधान सचिव। भाई मोदी हमारा देश में वर्तमान में देखें तो उससे वर्तमान में कौन भिड़ रहा है? उसका प्रधान सचिव। तो इसलिए प्रधान सचिव से भिड़ना, प्रधान सचिव क्या करता था? भिड़ना। सम्राट से कौन भिड़ सकता था उस समय? तो सम्राट से भिड़ने का काम प्रधान सचिव करता था। तो प्रधान सचिव का जो पद होता था उसको भिंड कहते थे। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त हाथियों को कंट्रोल में करता था और कंट्रोल कर लेता था घोड़ों को। और दूसरा बच गया हमारा सिंहनाद, ये सिंह की तरह दहाड़ता सेनापति होता था। और तीसरा हमारा अवंती, यह विदेश मंत्री होता था। तो दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में हमने जाना है कि हर्षवर्धन एक साहित्यकार सम्राट था, एक शिलादित्य, इसकी उपाधियां हैं सकलोत्तरापत, समस्त उत्तर भारत का सम्राट था हर्षवर्धन। और दोस्तों हर्षवर्धन के समय में चीनी बौद्ध यात्री हवेन सांग भारत की यात्रा पर आया। ये एग्जाम का 101% क्वेश्चन रहेगा कि हवेन सांग चीनी बौद्ध यात्री हर्षवर्धन के समय में भारत आया। उसकी रचना है शिव की, उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय में जो बाणभट्ट था, बाणभट्ट, उसकी दो रचनाएं, बाणभट्ट की दो रचनाएं, हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आती है। और स्वयं हर्षवर्धन भी साहित्यकार था, उसने 3 रचनाएं लिखी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का। तो आज हर्षवर्धन सम्राट 647 ईस्वी में हमारे पास 2 अभिलेख देखे जा रहा है, एक बांसखेड़ा का और एक मधुबनी में, बांसखेड़ा मधुबनी में। इसके बाद 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की निसंतान मृत्यु हो जाती है। यह पुष्यभूति वंश का सम्राट था जिसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को पुष्यभूति वंश की राजधानी बनाया था। और 647 में निसंतान उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और अपने जीवन में जो युद्ध हारा था वो नर्मदा का युद्ध 630 से 635 के बीच हुआ था। लगभग कुछ जगह 632 634 लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। तो ये उसी समय हुआ था। ये ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी इतनी मिलती है कि इस समय के लगभग ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को सीन दिखा दिया और उसे नर्मदा के युद्ध में हार मिली। इस तरह उसका साम्राज्य दक्षिण भारत में हो नहीं पाया। लेकिन जिस समय हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासन कर रहा था उसी समय दक्षिण भारत में चालुक्य वंशी पुलकेशिन सेकंड था। और हम अब ये देखेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस तरह से कन्नौज को लेकर 3 शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। कन्नौज को लेकर के हर्षवर्धन की राजधानी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का नगर कन्नौज को लेकर 3 शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। वो कौन सी थी वो हम जानेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।